मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं, आज मैंने कल बताया था आपको कि हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे होंगे। उसी विजयनगर साम्राज्य को हम आगे आज बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। क्या बोलोगे? एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। मतलब जो वहाँ पर आपका उनका विजयनगर साम्राज्य चलता था। तो विजयनगर साम्राज्य, आप एक बार मुझे बताएं इनके संस्थापक कौन थे विजयनगर के? सारे दोस्तों की तरफ से उत्तर आना चाहिए। तो कौन कौन से और क्वेश्चन है जो विजयनगर के, मतलब कॉमन आपका जो उनका राजवंश है उसके बारे में हम जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़, और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और बहुत पूछे भी जाते हैं। आपको क्रम से नोट्स बना लेना इसको और अपने पेज जोड़ लेना उस कॉपी में जो नोट्स मिले हैं, लिखेंगे। यहाँ पर प्रशासन का जो केंद्र बिंदु होता था, यानी पूरे इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंटर होता था, सेंटर ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं हिंदी में लिखूंगा दोस्त सिर्फ। प्रशासन का जो केंद्र बिंदु होगा, क्या बोलेंगे आपका? सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो कौन होता था? वो राजा होता था। जो कोई भी राजा गद्दी पर होता था, उसी राजा को हम राय देते। क्या बोलेंगे? उसी राजा को हम राय कहते हैं। क्या कहते हैं? राय कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर याद रखेंगे अगली बात, राजा की मदद के लिए, यानी जो राय होता था उस राजा की मदद के लिए फॉर द हेल्प ऑफ द किंग देयर इज ए कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद होती थी जिसमें 20 सदस्य होते थे। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में कितने सदस्य होते थे राजा की हेल्प के लिए? मंत्री परिषद होती थी जिसमें 20 सदस्य होते थे। ठीक है। इस मंत्री परिषद के लिए एक सभा भवन होता था, मतलब जहां पर ये लोग अपने डिसीजन सारे बनाते थे। मंत्री परिषद के लिए एक सभा भवन होता था। सभा भवन होता था जिसे जिसे वेंकट विलास समानप जिसे वेंकट विलास समानप कहते थे। जिसे वेंकट विलास समानप कहते थे। ठीक है। रायसम, एक पोस्ट थी रायसम। राजा का सचिव होता था, सेक्रेटरी ऑफ द किंग। रायसम राजा का सचिव होता था। और एक होता था कर्णिकम। कर्णिकम ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिखता था। लिख लेना, लेखागार में आपका अकाउंट्स, लेखाकार सचिव था ये आपका। यानी अकाउंट्स देखता था राजा का, जो पैसा आता है, कितना रेवेन्यू आता है, कितने टैक्स आते हैं, कहाँ से आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। तो वो जो मंत्री परिषद होती थी, यानी कि आपका जो मिनिस्टर्स थे आपका काउंसिल में, उनकी एज का भी एक क्राइटेरिया था। उनकी एज रहती थी 50 से 70 साल के बीच में, यानी कि अनुभवी लोग। और यह ध्यान रखा जाता था कि इन 20 लोगों में हर वर्ग का व्यक्ति शामिल हो। हर वर्ग से मतलब जो 4 वर्ग आपके चलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि उन चारों वर्गों से प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो कानून बनाने वाले लोग हैं, कहीं वो ऐसा ना हो कि किसी एक पक्ष के विशेष में हो वो। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? कर्णिकम लेखाकार आपका सचिव होता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो राजा की बात हुई। फिर हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन मतलब कि जो उनका अपना शासन होता था वो बटा हुआ कैसे होता था। जैसे आप मुझे आज बताइए, आज भारत कैसे बटा हुआ है?
आज भारत कैसे बटा हुआ है जरा बताएंगे? आप कहेंगे भैया सबसे छोटी इकाई गांव होती है। अब सोचें आप, परिवार, परिवार मिलके क्या बनाते हैं? भाई व्यक्ति मिलके परिवार, परिवार मिलके क्या बनाते हैं? मोहल्ला बना दिया, ये मान लीजिए। मोहल्ला बना देता है गांव। गांव मिलकर के क्या बना देती है? तहसील। तहसील मिलकर के क्या बना देते हैं? आपका जिला। और जिले मिलकर के क्या बना देते हैं? राज्य। और राज्य मिलकर के दोस्त क्या बना देते हैं आपका? तो आप कहेंगे राज्य मिलकर के भैया एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाती है? नेशन हो जाती है, राष्ट्र हो जाती है सबसे बड़ी इकाई। ठीक है। राष्ट्र यानी कि देश। देश किससे मिलकर के बनता है? ये बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। देश किससे मिलकर के बनता है? आप कहेंगे भैया स्टेट से, यूटी से, इनसे मिलकर बनता है। राज्य हो गया। राज्य किससे मिलकर के बनते हैं? आप कहेंगे जिले से मिलकर के बनते हैं। बोले यस और नो, आज ऐसे ही बनता है। जिले किससे मिलकर के बनते हैं? आपका तहसील से मिलकर के बनते हैं। तहसील से। और तहसील किससे मिलकर के बनती है? क्या बोलेंगे? तहसील किससे मिलकर के बनती है आपका? तो आप कहेंगे तहसील मिलकर के बनती है भैया गांवों से। और गांव किससे मिलकर के बनते हैं? सबसे छोटा मैंने बताया परिवार। और परिवार किससे मिलता है? व्यक्ति से। यानी कि एक संरचना है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं जानता हो। ठीक है, बोलेंगे जी। लेकिन अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो यहां पर प्रांतीय प्रशासन से क्या मतलब था विजयनगर साम्राज्य में? याद रख लेना, राज्य को प्रांत कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में राज्य को प्रांत कहा जाता था। स्टेट को क्या कहते थे? प्रांत। प्रांत कहा जाता था किसको? आपका स्टेट को, राज्य को। जिले को, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। विजयनगर साम्राज्य में जिले को क्या कहा जाता था? तो जिले को कहते थे कोट्टम या वलनाडु। जिले को कोट्टम या वलनाडु। तो आपसे कभी भी पूछे विजयनगर साम्राज्य के समय पर आपका प्रांतीय प्रशासन को क्या कहा जाता था? प्रांतीय प्रशासन में जिले को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कोट्टम या वलनाडु हो गया। जिले किससे मिलेंगे? तहसील से। तहसील को ये लोग बोलते थे नाडु। तहसील को, तहसील को नाडु कहा जाता था। तहसील को नाडु कहा जाता था। नाडु कहा जाता था। तहसील को बोलते थे क्या? नाडु कहा जाता था। अच्छा, गांव जो होते थे, गांवों को मिलाकर के मेला ग्राम बनता था। मिलाकर कई गांवों को मिलाकर, गांव तो सब समझते हैं, मिलाकर मेला ग्राम बनता था। इसमें गांवों की संख्या लगभग 50 होती थी। लिख भी सकते हैं आप कि लगभग 50 गांव इसमें होते थे। गांवों को मिलाकर के मेला ग्राम बनता था। फिर इन्होंने क्या दिया एडमिनिस्ट्रेशन में? एक दिया इन्होंने ग्राम का रखवाला। एसएससी सीजीएल ने पूछा अभी। विजयनगर साम्राज्य के दौरान जिस पर गांव की जिम्मेदारी होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो जो गांव का रखवाला था उसको तलर कहा जाता था। क्या? तलर। ठीक है। और साथ में याद रख लेना, जो ग्राम की सभा होती थी, सभा मीन्स कि गांव के जो लोग हैं वो मिलकर के उस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बेहतर करेंगे, उसको उर कहते थे। ग्राम की सभा को उर कहा जाता था। ठीक है। गांव की सभा को, हैप्पी न्यू ईयर जा चुका है दोस्त, पढ़ाई पर ध्यान दें सारे दोस्त। तो गांव की सभा को क्या कहते थे? उर कहते थे। ठीक है। नसीम मेरे भाई बहुत थैंक यू। क्या बोलेंगे? ग्राम की सभा को उर कहते थे। तो गांव की ये सभा हुई। अब याद रखेंगे, ग्रामीण प्रशासन सही चले, नोट करेंगे अगली बात, ग्रामीण प्रशासन के लिए यानी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ग्रामीण प्रशासन के लिए, ताकि गांवों का प्रशासन सही चले, आयगर की नियुक्ति होती थी। आयगर एक पोस्ट है, आयगर की नियुक्ति होती थी। आयगर की नियुक्ति होती थी। और आयगर दरअसल में क्या था? आयगर दरअसल में क्या था, ये बात लिख लेना। 12 व्यक्तियों का एक समूह था। ये हर गांव में नियुक्त होता था। 12 व्यक्तियों का समूह जो रिपोर्ट करता था सीधे किसको? राजा के सचिव को। कोई भी समस्या होती थी राजा के सचिव को सीधे सीधे रिपोर्ट करता था। तो ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन होता था? आयगर होता था, उसकी नियुक्ति होती थी। इसके बाद में दोस्त याद रख लेना, जो भूमि कर था उसको भी यही लोग जुटाते थे। तो विजयनगर की जो अगर बात करें आपसे कि भैया कैसे राजा का खर्चा कैसे चलता था, विजयनगर को पैसा कैसे मिलता था, तो उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम था कि जो भूमि कर उगाया जाता था
वह था उपज का 1/6%। यानी कि जितनी फसल हुई आपका, जितनी फसल हुई उपज का, पैदावार का 1/6। और याद रख लेना, इस कर को या बोलूं इस टैक्स को शिष्ट कहा जाता था। यानी विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो भूमि कर लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना, शिष्ट कहा जाता था। क्या कहते थे दोस्त उसको हम? शिष्ट, विजयनगर के दौरान। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये क्या बात कर रहे हैं हम? विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। आप शायद इसमें से बहुत सारे छात्र इसको पहली बार जान रहे होंगे, लेकिन आजकल परीक्षा में प्रश्न विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं। राजा हम जानते हैं क्रम में कौन संस्थापक, ठीक है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं। एक तो विजयनगर, ऐसे ही मैं प्रशासन आपको बताऊंगा, चेर चोल पांड्य। पहले ये क्या होता था, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते थे आपसे इस तरह की शब्दावली, लेकिन आज एसएससी भी प्रयोग करने लग गया है और वनडे एग्जाम भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सा बात। हीराराम यादव जी, वेरी गुड। तो भूमि कर क्या होता था? उपज का, बोलेंगे भाई सारे दोस्त, कितना लिया जाता था? उपज का 1/6, और उसको क्या बोलते थे? शिष्ट कहते थे। अच्छा जी, यहां पर याद रख लेना, ब्राह्मणों को, विजयनगर के साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी। ब्राह्मणों को मिलती थी टैक्स फ्री जमीन, कर मुक्त भूमि, कर भुक्त भूमि। उसकी अगर हम बात करें तो उसको ये बोलते थे ब्रह्मदेह। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा, विजयनगर साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? तो ब्रह्मदेह कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेह कहलाती थी। ठीक है, ब्रह्मदेह। अच्छा, आगे बात करें, ब्राह्मणों के अलावा बात करें, मठ जो होते थे, बौद्ध मठ, मठों को भी करभुक्त भूमि दी जाती थी और उस भूमि को बोलते थे मठापुर। और कई जगह इसका नाम मठीपुर भी लिखा हुआ मिलता है। मठीपुर कहलाती थी, जो बौद्ध मठों को दी जाती थी। मंदिरों को भी भूमि दी जाती थी, मंदिरों को भी कर मुक्त भूमि दी जाती थी। उसको बोलते थे देवदेय, यानी देवताओं को दे दिया, वो मठों को दे दिया, वो ब्राह्मणों को दे दिया, देवदेय। क्या बोलेंगे? मंदिरों को दी जाने वाली देवदेय, और आपका आयगरों को दी जाने वाली भूमि, आयगरों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसको कहते थे मान्या। क्या बोलते थे? मान्या कहते थे। अब दो नाम आए यहां पर दोस्त, बड़े ध्यान से देखना। एक तो मैंने बोला ग्रामीण प्रशासन के लिए किसकी नियुक्ति होती थी? आयगर। आयगर और नायंकर व्यवस्था का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे विजयनगर साम्राज्य से है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से है। जैसे देखें जरा क्या है, मैंने बोला आपसे कि आयगरों को भी भूमि। अब आप कहेंगे भैया आयगर क्या होता था? आयगर दरअसल में इसको हम बोलते विजयनगर में नायंकर व्यवस्था, नायंकर व्यवस्था का हिस्सा था। नायंकर व्यवस्था का, नायंकर व्यवस्था का हिस्सा था, हिस्सा था। ठीक है, और जो इस नायंकर व्यवस्था को देखता था इसको हम बोलते थे अमर नायक। अमर नायक, याद रखेंगे, अपने पास सेना रखता था। अब आप समझ गए होंगे, यानी अमर नायक कौन था? अपने पास क्या रखता था? सेना। अभी सीपीओ परीक्षा में पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो सेना का संचालन करता था या अपने पास सेना रखता था उसको क्या कहते थे? तो आप कहेंगे अमर नायक। और राजा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी की थी, राजा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वो अमर नायकों को, यानी कुछ लोगों को चुनेगा और उन लोगों को कर मुक्त एक जमीन देगा। लेकिन जमीन क्या फ्री में दे देगा राजा? तो जमीन फ्री में थोड़ी दे रहा, कुछ सर्विस चाहिए उसको। तो सर्विस क्या थी कि उसको कुछ सैनिक रखने पड़ेंगे, और जब भी राजा को जरूरत होगी उन सैनिकों को लेकर के वो राजा के लिए उपलब्ध रहेगा। तो भैया वो कौन लोग होते थे? तो सीधी सी बात है, राजा उन लोगों को चुनता होगा जिनका राज्य में बहुत प्रभाव था, जिनके पास सेना थी, जिनके पास धन था, या बोले कि जो राजनीतिक रूप से मजबूत लोग थे, उनको वो क्या नियुक्त करता था? अमर नायक। अब कहीं ऐसा ना हो कि अमर नायक अपनी मनमानी करने लग जाएं, तो याद रख लेना यहां पर अमर नायकों को नियंत्रित करने के लिए, कि भाई ऐसा ना हो इनके पास सेना हो, कल को यही विद्रोह कर दें। अमर नायक को नियंत्रित करने के लिए इनकी जमीनें भी बदलता रहता था,
कि अभी तुमको ये जमीन दी गई थी, अब कोई और जमीन दी जाएगी। इनके क्षेत्र बदलता रहता है, जैसे गवर्नमेंट करती है ट्रांसफर लोगों के इधर से उधर, कहीं ऐसा ना हो एक जगह अपनी धाक जमा ले। तो अमर नायक को नियंत्रित करने के लिए एक हाई कमिश्नर होता था, जिसको कहते थे महामंडलेश्वर। के लिए महामंडलेश्वर होता था। महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर होता था। महामंडलेश्वर होता था अमर नायकों को नियंत्रित करने के लिए। अब याद रखेंगे, अमर नायकों की अगर बात हो गई तो भैया यहाँ पर अब आप कहेंगे कि जो करयुक्त तो भूमि दे दी गई, मान के चलो किसी को उन्होंने दे दी 50 बीघा जमीन, अब इससे तो टैक्स ले नहीं रहे, जमीन तो फ्री में मिल गई, लेकिन इस जमीन से भैया प्रोडक्शन भी तो होता होगा, तो प्रोडक्शन भी तो होता होगा, तो प्रोडक्शन से भी क्या टैक्स नहीं लेते थे? प्रोडक्शन से टैक्स लेते थे। ये संजीव जी का बहुत अच्छा प्रश्न था कि भूमि से बाद में भी कुछ नहीं लेते थे, तो क्या बोलेंगे आपका कि वो प्रोडक्शन से भी टैक्स लेते थे। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या बोलेंगे? अमर नायक को नियंत्रित करने के लिए यहां पर लिख भी सकते हैं आप कि उपज कर जो था, उपज कर किसका? जो टैक्सेशन फ्री आपका लैंड था, उपज कर, याद रखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकते हैं उपज कर, कर मुक्त भूमि का। किसका? जो भूमि कैसी थी? टैक्स फ्री लैंड था। कर मुक्त भूमि का उपज कर, कर मुक्त भूमि का कितना होता था? उसको बोलते थे हम 1/20 भाग। ऐसी जमीन से 1/20 लेते थे, जर्नल से कितना लेते थे? 1/6। और इसको बोलते थे ये आपका श्रोत्रिय, श्रोत्रिय, कि जो करमुक्त जमीन दी गई है उससे जो प्रोडक्शन होगा उससे टैक्स लेगा या नहीं लेगा? तो आप कहेंगे जी हाँ टैक्स लेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे आएंगे तो क्या बात करते हैं आपका, यहां पर हमने बात की फिर आपका सैनिकों को भी जमीन देता था, तो याद रखेंगे सैनिकों को आपका वेतन के रूप में, यानी पैसा ना दे, ऐसा कौन था भारतीय इतिहास का शासक? वेतन के रूप में जो जमीन दी जाती थी उस जमीन को कहते थे ये आपका अमरव। क्या बोलेंगे? अमरव, ठीक है। और अमरव के बारे में याद रख लेना, अमरव के बारे में याद रख लेना क्या, यह भी आयंगरों के लिए थी, या आयगरों लिख सकते हैं, आयंगरों के लिए थी, यानी कि जो सैनिक व्यवस्था दे रहे हैं उनके लिए यह थी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की अगर और बात करें हम तो क्या होगा इसमें, क्या इसमें बात कर सकते हैं हम कि अगर हम बात करें यहां पर जो सोने के सिक्के थे, गोल्ड कॉइन थे, सोने के सिक्के थे, उनको कहते थे फणम। सोने के सिक्के फणम कहलाते थे, सोने के सिक्के फणम कहलाते थे। और इन्हीं सोने के सिक्के को फणम की जगह प्रताप भी कहा जाता था। लिख लेना इस बात को, प्रताप भी इनको कहते थे, प्रताप भी। तो कौन से सिक्के थे? गोल्ड कॉइन्स। आपसे पूछे सिल्वर कॉइन्स, यानी कि जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते थे? अब ऐसा नहीं है फणम को कुछ और कहेंगे, अंग्रेजी में भी फणम ही कहेंगे। तो चांदी के जो सिक्के हैं वो तार कहलाते थे, TAR। चांदी के जो सिक्के थे वो तार कहलाते थे, TAR कहलाते थे, ठीक है। कोई दिक्कत? भैया इल्तुतमिश ने भारत के इतिहास में ऐसा किया है, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है। इल्तुतमिश ने इक्ता जमीन दी है उसने, वेरी गुड। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी दो दोस्त लिख रहे हैं, वो गलत लिख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने तो दोस्त नगद वेतन दिया है, जमीन कहां दी? उसने तो जमीन छीन ली, उसने तो जमीन छीन ली, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आएंगे हम आगे, विजयनगर कल जोड़ के उसमें इसको जोड़ लेना, एक बार पढ़ लेना, बेसिक चीजें हैं, बहुत कॉमन चीजें हैं, पढ़ जरूर लेना, लेकिन ना पढ़ो तो कोई फायदा नहीं है फिर अतिरिक्त प्रयास का। अब आते हैं हम चालुक्य वंश पर। कहां पर? चालुक्य वंश देखेंगे एक बार। चालुक्य वंश, कितने दोस्त बता सकते हैं चालुक्य भारत के किस हिस्से में राज करते थे? और चालुक्य के बाद में हम कल पढ़ेंगे आपका चेर चोल पांड्य। ये बहुत सारे बच्चों के लिए बोरिंग हो सकता है क्योंकि आप इसको बार बार नहीं पढ़ते हैं, बार बार आप इसको नहीं पढ़ते हैं, और ये छुटा हुआ हिस्सा रहता है इतिहास का, और मैं नहीं चाहता कि आप छोड़ छोड़ के पढ़ें कुछ भी, ये जरूर पढ़े, ठीक है।
बोलेंगे अभी फटाफट से। बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चेर चोल पांड्य, तो चेर चोल पांड्य भी हम कल पढ़ेंगे आपको इसको। फिर हम शुरू करेंगे आपका प्राचीन इतिहास से, ठीक है, ऐतिहासिक परिचय देते हुए आगे चलेंगे। कोई दिक्कत? वेरी गुड वेरी गुड। तो चालुक्यों की अगर हम बात करते हैं, चालुक्य वंश दोस्त बताएंगे किस स्टेट में था चालुक्य वंश और किसके समय था, ये भी बताना है। तो आप कहेंगे भैया चालुक्य वंश जो था आपका, चालुक्य जो लोग थे ये कर्नाटक में थे। चालुक्य भारत के किस हिस्से में थे? दक्षिण में थे। पहली तो बात ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दक्षिण में भी कहां पर थे? आपका कर्नाटक में थे। कर्नाटका में किसके समय थे ये? जब उत्तर भारत में दोस्त आपका लगभग आप मान सकते हैं कि हर्षवर्धन का साम्राज्य था। आप पढ़ेंगे अभी मध्यकालीन भारत में, ठीक है। कुछ दोस्त कह रहे पश्चिमी शाखा, उन्होंने पश्चिम पढ़ लिया है बस। कर्नाटक में थे। कर्नाटक भारत के पश्चिम में है क्या? आप कहेंगे नहीं जी। तो चालुक्य जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको जान लेना है वातापी यानी कि बादामी के चालुक्य, ये इनकी मुख्य शाखा थी, जिसको हम पश्चिमी शाखा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कर्नाटक वाले पश्चिमी हिस्से में थी। किसमें? ये कर्नाटक वाले पश्चिमी हिस्से में थी। एक होंगे वेंगी के चालुक्य जो आपका किधर थे? पूर्व की तरफ थे। एक थे कल्याणी के चालुक्य, ये भी कौन से? ये भी किस तरफ थे? आपका पश्चिम की तरफ थे। तो कौन कौन से चालुक्य हम पढ़ेंगे? वातापी यानी बादामी के, वेंगी के और कल्याणी के चालुक्य। बस आपको एक छोटी सी बात बतानी है कि चालुक्य कहां पर थे? आपका कर्नाटक में थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका दोस्त किसको? बादामी के चालुक्यों को, जिनका संबंध कहां से है? बीजापुर कर्नाटक से है। बादामी के चालुक्यों के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो महाकूट अभिलेख से मिलती है। अभिलेख का मतलब है कि जब राजा दोस्त शासन करता था तो अपने समय की कुछ जानकारी को अपने प्रसिद्ध या लेखकारों के द्वारा उसको लिखवा देता था। गुफाओं में लिखवा दिया, पत्थरों पे छेनी हथौड़े से लिखवा दिया, चट्टानों पे लिखवा दिया, क्योंकि उस समय पर कागज पेन नहीं था, स्याही जैसी चीजें तब नहीं थी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? महाकूट अभिलेख से मिलती है। बादामी के चालुक्य क्या है? ये इनकी मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा है। और बादामी के चालुक्य को जो शासन काल रहा है पूरा, ये रहा है 543 से लेकर के 757 तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको सिर्फ ये याद रख लेनी है कि बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट है, जो 543 से 566 तक शासन कर रहा था। अब पुलकेशिन प्रथम गद्दी पर कैसे आया ये समझिए। पुलकेशिन प्रथम के जो पूर्वज थे जयसिंह राणा राग, ये आपका कदम्ब शासकों के अधीन थे। किसके? कदम्ब शासक। अब आप कहेंगे कदम्ब शासक कहाँ शासन करते थे? तो कदम्ब शासक जो थे आपका, यह भी कर्नाटक में शासन करते थे। तो अधीन थे मतलब इनको सेवाएं देते थे इनके पूर्वज। किनके यहाँ काम करते थे? कदम्ब शासकों के यहाँ। इनके यहाँ सेवाएं देते थे, वहां सेवाएं देते हुए वो सामंत तक बने, मंत्री तक बने। उन्हीं का बेटा है पुलकेशिन प्रथम, जिसके मन में शुरू से ये ख्याल था कि भाई मुझको इनके सामंत बने नहीं रहना है और मुझको एक साम्राज्य की अलग से स्थापना करनी होगी, ठीक है, अलग से स्थापना करनी होगी। और इसके लिए पुलकेशिन प्रथम ने स्वयं को स्वतंत्र करके एक नया नाम दिया, चालुक्य वंश। यानी कदम्ब शासकों से ये क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां अगर हम बात करते हैं, आपका पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां अगर हम बात करते हैं, सर वल्लभ भाई पटेल जी क्या कह रहे हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाएंगे? दोस्त देखो सुनो, जब हम बात करेंगे ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर हो जाएंगे, ऐसे तो कम से कम देश में 2000 कैरेक्टर होंगे जिनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, जैसे अब मान के चलो हम बोले कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जी, ऐसे बोले हम। तो दोस्त वो पॉलिटी का पार्ट है, संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, उनका किन सीटों पर चुनाव हुआ, वहां उनका जीवन परिचय क्या है, तब हमको उन बारे में बात करनी चाहिए, उन टीचर्स को बात करनी चाहिए। अब सबके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता ना भाई, जहां जहां जो जो सेगमेंट आएगा तो मैं बात करता ही रहता हूं। पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां हैं श्री पृथ्वी पल्लव, जो इसने खुद धारण की, और रण विक्रम, ठीक है। ये क्या है? इसकी दो टाइटल हैं, रण विक्रम, ठीक है। और इसके पुत्र का नाम है कीर्तिवर्मन प्रथम और दूसरे पुत्र का नाम है मंगलेश। ये कदम्ब शासक कहां पर थे? मैंने अभी बताया था आपको, कदम्ब शासक कर्नाटक में ही थे। कदम्ब शासकों की राजधानी थी वनवासी या वैजंती, और संस्थापक था मयूर शर्मा, जिसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ भारत में करवाए 18।
आप सोचेंगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, तो आपने रामायण में देखा हो, बोलना यस और नो, कि एक घोड़े को छोड़ा जाता था और ये कहा जाता था कि भाई घोड़ा ये जहां तक जाएगा ये सारा साम्राज्य उस व्यक्ति का होगा जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। उस घोड़े के पीछे सेना चल रही होती थी, और यदि कोई व्यक्ति कहे नहीं मेरे राज्य से निकल के ये घोड़ा पार नहीं होगा, तो उसको उसके पीछे चल रही सेना से क्या करना होता था, युद्ध करना होता था। ठीक है, आगे आए, उससे क्या करना होता था, उसको युद्ध करना होता था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने अपने क्षेत्र के विस्तार को करते हुए मौर्यों को हराया। मौर्य बताएंगे किस दिशा में थे, तो उत्तर भारत में थे। इसने अपनी उपाधि सत्याश्रय और रण पराक्रम रखी। इसने भी एक अश्वमेध यज्ञ कराया और एक वाजपेयी यज्ञ कराया। वाजपेयी यज्ञ होता था मतलब आपका सिंहासन धारण करने के बाद में। इसकी राजधानी थी बादामी और राजभाषा थी आपका क्या बोलोगे, कन्नड़, और कन्नड़ के बाद में दूसरी भाषा थी इनकी संस्कृत। आप लोगों को पता ही होगा कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। कुछ दोस्त कह रहे हैं उनको नहीं पता है घोड़े के बारे में, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे आएंगे। ऊपर दिखाएं बच्चे क्या कह रहे हैं ऊपर दिखाएंगे दोस्त। भैया आपने न्यांगर व्यवस्था के अंतर्गत नगद वेतन की जगह जमीन दी। दोस्त जमीन दी जाती है बेटा, न्यांगर नहीं होता, नायंकर होता, नायंकर, न्यांगर नहीं। आपने शायद गलत पढ़ लिया कहीं, उसको श्योर करना एक बार। ओके, तो क्या कहेंगे आप, राजधानी बादामी थी, राजभाषा क्या थी आपकी, कन्नड़ और संस्कृत थी। इसका कीर्तिवर्मन किसका बेटा है, ये पुलकेशिन प्रथम का। पुलकेशिन प्रथम कौन है आपका, वो संस्थापक है। ठीक है, आगे आएंगे। इसके बाद में शासक आता है पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय की वजह से इस चालुक्य वंश पर प्रकाश पड़ता है। अब देखो गद्दी पर कौन आना था, यहां पर देखें एक बार। आपका पुलकेशिन प्रथम के दो बेटे कौन कौन आपके, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। जब कीर्तिवर्मन की तबीयत खराब हुई इसके खत्म होने के बाद, तो गद्दी पर ये आया। तो इसका भाई सोचता था कि गद्दी पर मेरा भी नंबर आएगा, लेकिन बेचारा आप सोच रहे हो चाचा लोगों का तो भाग्य मारा जाता था। चाचा लोगों को कोई जगह नहीं थी, राजा का बेटा राजा बनेगा। अब चाचा कहे कि भैया मैं भी तो बेटा था, इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि मैं छोटा बेटा हो गया तो बड़े बेटे को ही मिलेगा। ठीक है, आगे। तो यहां पर क्या हुआ, गद्दी पर आता है आपका पुलकेशिन द्वितीय, तो इसके आड़े आता है कौन, इसका चाचा मंगलेश, इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा। उपाधि है कि चालुक्य वंश के किस शासक की उपाधि परम भट्टारक है, बहुत पूछा जाता है। इसने एक ऐहोल या ऐहोड़ अभिलेख जारी कराया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, लगातार एसएससी पूछती है कि ऐहोल अभिलेख किसने जारी कराया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया अपने बारे में अपने राजकवि किससे, रवि कीर्ति से। तो राजा रवि कीर्ति का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, क्या है ऐहोल अभिलेख में, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसमें पुलकेशिन के विजय अभियान लिखे हुए हैं और हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। अब हर्षवर्धन की पराजय कैसे, हर्षवर्धन कोई छोटा मोटा शासक नहीं था। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, हर्षवर्धन कहां पर था, हर्षवर्धन था आपका कन्नौज में, कन्नौज में था आपका हर्षवर्धन। हम पढ़ेंगे हालांकि पूरा। कोई बता सकता है हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है, तो 606 से 647 तक शासन किया। और कहां पर किया, यूपी नॉर्थ में पड़ता है। तो हर्षवर्धन की एक योजना थी, हर्षवर्धन भी चाहता था कि दक्षिण को जीते। तो सन 618 में क्या हुआ, 618 में उसने दक्षिण जाने की सोची, और नर्मदा नदी के तट पर यही वो शासक है पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन के विजय अभियान पर रोक लगा दी थी। हर्षवर्धन उसके बाद सिर्फ उत्तर भारत में ही शासन करता रहा। ठीक है, आगे आएंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने दो राजधानी बनाई थी अपनी, एक तो वातापी, ठीक है, इसीलिए वजह से इसको बोलते वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य। और दूसरी राजधानी बनाई इसने वेंगी, वेंगी कर्नाटक यानी कि आपका आंध्र प्रदेश की तरफ बनाई। और देखो इतना दयालु भी था कि अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का उसने सब कुछ सेटअप बना के दिया कि अब तुम यहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, यहाँ की लीडरशिप तुम देखो। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक है आपका। अब क्या बात हुई कि दरअसल में देखो, अगर मैं आपको बताऊं भारत की उस समय की जानकारी, तो भारत में जो सड़कें जाती थी सबसे पहले सबकी नजर थी कहां पर, इस कन्नौज पर सब लोग कंट्रोल करना चाहते थे। आप लोगों को याद होगा कन्नौज से पहले दिल्ली एक सेंटर हुआ करता था। जब आपका दिल्ली कब सेंटर, सॉरी कन्नौज के बाद में, तो सारी लड़ाइयां आज भी दिल्ली के लिए होती हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या था कि जो भारत के व्यापारिक मार्ग थे
और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान था उपजाऊ, उसकी वजह से कन्नौज एक क्या था, कन्नौज एक समृद्ध जगह थी। और सबका मानना यह था कि भाई अगर कन्नौज पर हमारा कंट्रोल होगा, जैसे भारत के इतिहास में आप पढ़ोगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ, ठीक है, जिसमें आपका राष्ट्रकूट भी लड़े, आपका गुर्जर प्रतिहार भी लड़े, पाल वंश के शासक भी लड़े। ऐसा ही दक्षिण में व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध था आपका कांची। बताएंगे कांची किस राज्य में था? तो कांची आप कहेंगे भैया ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो जब पुलकेशिन द्वितीय था तो उसने कांची पर आक्रमण किया, और उस समय कांची के जो शासक थे वो थे आपका महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश का शासक था महेंद्र वर्मन, और ये क्या हो गया था, पुलकेशिन द्वितीय उसमें असफल रहा। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर की तरफ से जब हर्षवर्धन ने आक्रमण किया उसको तो रोक दिया, वो इतना शक्तिशाली है, लेकिन उसने सोचा कि मैं स्वयं दक्षिण वाले क्षेत्र को कंट्रोल करूं। और सबसे ज्यादा जो प्रोस्पेरट सिटी थी आपका व्यापार के लिए एकदम से प्रोस्पेरस थी, आपका समृद्ध नगर जिसको हम कहते हैं कांची को, उसको वह जीत नहीं पाया। यानी किसने असफल कर दिया? तो पूछा जाता पुलकेशिन द्वितीय के कांची अभियान को किसने असफल कर लिया था। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी ये कह सकते हैं कि हिंसांग पुलकेशिन द्वितीय के समय आया था। हाँ, पुलकेशिन के दरबार में भी गया है हिंसांग, पूरे भारत में घूमा है। महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी हुए नरसिंह देव वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह हराया। फिर से इसने प्रयास किया तो महेंद्र वर्मन उस समय का वहां का शासक था, और महेंद्र वर्मन का जो उत्तराधिकारी है इसका बेटा नरसिंह देव वर्मन ने उसको बहुत बुरी तरह हराया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आता है आपका शासक कौन? विनयादित्य, पुलकेशिन द्वितीय के बाद में। उसके बाद में आया विजयादित्य। विजयादित्य का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाप दादाओं ने जो सपना देखा कि कांची को जीतना है, तो विजयादित्य ने कांची को अपने अधीन कर लिया और वर्मन वंश या पल्लव वंश का जो शासक था परमेश्वरन द्वितीय को हराया। यानी कि पल्लव वंश जो इनका पड़ोसी राजवंश था, जो अब तक कांची पर कंट्रोल किए हुआ था, तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर, अब तक तो वो बचाते आ रहे थे। मैंने आपको बताया पल्लव वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कांची को जीतना चाहा, तो महेंद्र वर्मन के जो पुत्र या बोले नरसिंह देव वर्मन ने बहुत बुरी तरह से हराया। तो सपना तो पूरा वो कर नहीं पाए। उसके बाद में उन्होंने कई अभियान किए। कहते हैं कि इन्होंने आपका चालुक्यों ने लगभग 37 अभियान कांची के लिए किए। तो उस 37वें अभियान में विजयादित्य ने कांची को अपने अधीन कर लिया और परमेश्वरन द्वितीय को हराया। ठीक है, तो कहने का मतलब है चालुक्यों का कांची पर जो विलय हुआ या कांची को जो जीता, तो उसका नाम क्या है ये बताएंगे आप मुझे। कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य वंश का अंतिम शासक हुआ। इसको हराकर के दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ये आप पढ़ेंगे जब मैं आपका प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे? चालुक्य वंश का अंतिम शासक को हराकर दंती दुर्ग ने क्या कर लिया था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर ली थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा भैया, एक शाखा जो उसने अपने भाइयों को दे दी थी, वेंगी के चालुक्य। तो वेंगी के चालुक्य ये कहां पर थे? आंध्र प्रदेश में। इन्हीं को हम पूर्वी चालुक्य कहते हैं। इनका संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। तो क्या सच में विष्णुवर्धन है या विष्णुवर्धन को एक गिफ्ट दिया गया था? बताएंगे यस और नो, बोलेंगे भाई। तो आप कहेंगे जी हाँ भैया, ये तो गिफ्टेड है। एक मैंने आपको बताया कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य ये कहां पर थे? इनकी राजधानी कल्याणी थी, ये केरल में थे। इनके संस्थापक का नाम है तेलप द्वितीय। इसने कर्क द्वितीय जो वहां का शासक था उसको हरा करके अपने इस साम्राज्य की स्थापना की। और कल्याणी के चालुक्यों ने जो अपनी राजधानी रखी वो रखी मान्यखेत, या जिसको हम बोलते हैं मालखेड़। कई बार इसका नाम मालखेड़ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये कब शासक बना था? कल्याणी के चालुक्य थे 993 से लेकर के 997। ये कौन है? ये आपका तेलप सेकंड हुआ, जिसकी उपाधि थी अश्वमाल। इसके बाद में सत्याश्रय आया 997 से 1000। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया सन 1000 में, तो उस समय चालुक्य वंश दक्षिण में भारत में था, क्योंकि महमूद गजनवी कहाँ रहा? उत्तर भारत में रहा। तो बहुत पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दक्षिण में जो चालुक्य वंश का जो शासक था वो कौन था? तो सत्याश्रय था। और कौन से चालुक्य हैं ये भाई? एक तो हुए आपके बादामी के चालुक्य, वो तो पुलकेशिन है। उनका संघर्ष मैंने आपको बता दिया, वो तो 600 700 के आसपास के हैं, सारा ही वंश है। ठीक है,
गुरुजी ये लोग किस भाषा में अभिलेख लिख, बेटा सबकी अपनी अपनी भाषा थी। एहोल अभी नहीं बताया, संस्कृत में लिखवाया, किसी ने ब्राह्मी में लिखवाया, किसी ने आपका अलग अलग, जिसकी जिसकी जो भाषा थी स्थानीय, जिसकी कन्नड़ भाषा थी तो वो कन्नड़ में लिखवाता था। ठीक है, दुष्यंत वर्मा जी बहुत थैंक यू। फिर एक शासक हुआ इनका सोमेश्वर प्रथम, जिसने राजधानी बदल के कल्याणी बनाई। तो राजधानी तो मान्यखेत थी, तो आपसे पक्का प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन चालुक्य वंश का शासक है जिसने राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थापित की थी और जिसकी वजह से इतनी पहचान मिली कि इसको आज कल्याणी के चालुक्य हम कहते हैं। तो आप कहेंगे सोमेश्वर प्रथम है। इसके बाद में विरूपाक्ष द्वितीय हुआ, जिसने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया। और चालुक्य वंश के शासकों की यह विशेषता थी कि वे खुद को सम्राट ना मान करके विरूपाक्ष देवता को सम्राट मान के कहते थे कि हम इनकी सेवा में शासन कर रहे हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, जिसको हम पंथा मंदिर या पंपा मंदिर के नाम से जानते हैं, ये कहां पर है, आपका कर्नाटक में है, भगवान शिव से संबंधित है। तो किसने बनवाया इसको, विक्रमादित्य सेकंड ने बनवाया है। ठीक है, किसने बनवाया, विक्रमादित्य सेकंड ने इसको बनवाया था। ठीक है, आगे आएंगे बोलेंगे। गुरुजी बहुत बढ़िया, अभिषेक जी कह रहे हैं ये बहुत गुरुजी जटिल से चैप्टर। हाँ जी, ये बिल्कुल देखो, ये जो है ना आपका चेर चोल पांडे, जो भी हम कल पढ़ेंगे वो भी बड़ा बोरिंग सा टॉपिक होता है। आपका आपका हो गया विजयनगर साम्राज्य हो गया, क्योंकि ये हम कभी इनका जिक्र नहीं पढ़ते। जब मैं तुमको बताऊंगा कि भैया बाबर भारत में इस तरह से आया, तो आप नाम सुन चुके हो, आइडेंटिफाई कर चुके हो। तो सारा खेल मस्तिष्क का है कि आप उसको ये समझाएं कि भैया हाँ ये पढ़ना ही है, या आप ये सोचे कि जो सुना हुआ है जो पढ़ा हुआ है सिर्फ वो गुरुजी हमें पढ़ा दो, तो वो तो गलत बात होगी। आपको जटिल लगे लेकिन एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, हमको वो पढ़ना है और अनावश्यक चीजें हमको छोड़ देनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इतिहास में हम लोगों को पढ़ना होता है कि जो रुचिकर चीजें जिनमें मजा आ जाए उनको सुन लो, और एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता, तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बच्चा पूछ रहा कल्याणी कहाँ, दोस्त केरल में है। ठीक है, बहुत बढ़िया सूरज यादव जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो दोस्त ये हुआ हमारा चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश के बारे में आपको तीनों शाखाओं के बारे में इतना जानना है। कल मैं छोटा सा परिचय आपको दूंगा चेर चोल और पांड्यों का। ठीक है, चेर चोल और पांड्य, बड़ा लोगों को ये भी रहता है कि इनको हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में इनका भी अपना एक संघर्ष है। तो कल हम क्लास में इस पर दोस्त उजागर करेंगे। इसको थोड़ा बेसिक इनपुट पढ़ना, बहुत गहराई से नहीं, बहुत गहराई से नहीं, बहुत बेसिक, ये भी बहुत बेसिक मैंने बताया आपको। लेकिन विजयनगर का प्रशासन और चेर चोल पांड्यों का जो प्रशासन है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बच्चा इससे अब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है चीज़ें आपको 2 की जगह 3 बार रिवाइज करनी पड़े, तो कर लेना। ओके, उसके बाद में फिर हम उन्हीं कहानियों की तरफ, क्यों वेद लिखे गए, कैसे लिखे गए, तो प्राचीन हम तब शुरू कर देंगे। यानी कि मुझे कल की क्लास और चाहिए, फिर हम प्राचीन शुरू करेंगे। प्राचीन के लिए मुझे 7-8 क्लास आपकी चाहिए, और मध्यकालीन से आप कल, तुम्हें पता ही है एग्जाम में वेटेज बिल्कुल खत्म है, मध्यकालीन से प्रश्न पूछे नहीं जाते, पूछा भी जाता तो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता। उसको हम ऐसा करेंगे 2-3-4 मतलब 5-6 क्लासेस में कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम इसको लगभग 20 से पहले खत्म कर लेंगे, 15 तक कोशिश करेंगे, 15 तक ही खत्म कर लें। ओके, थैंक यू, तो मिलते हैं कल। गुरुजी मैं कर्नाटक से हूँ, और विश्वास करिए ये अच्छी क्लास है। नहीं ठीक है, तुम जानते हो ना, तो तुमने पढ़ा हुआ है इसको, इसीलिए तुमको वो ठीक लगता हो। कर्नाटक से तो ये पढ़ते होगे सब। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं दोस्त कल। जय हिंद।